हाय गाइस, यू आर वाचिंग माय चैनल एहसन पेट्स। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं एहसन ज़फ़र, कराची, पाकिस्तान से। कॉकटेल मेरी पहली मोहब्बत। तो हाय गाइस, आज आप लोगों को बताना है कि स्ट्रॉन्ग ब्लड लाइन कैसे पहचानी जाती है। कौन से ऐसे बर्ड होते हैं जिनका ब्लड अच्छा होता है, डार्क होता है, या बहुत कह लें कि स्ट्रॉन्ग होता है। स्ट्रॉन्ग ब्लड जो है कभी भी आंखों से नज़र नहीं आएगा, याद रखिएगा। कुछ बर्ड ऐसे होते हैं जो कि बाय फेस नहीं, बाय ब्लड भी ख़रीदे जाते हैं, क्योंकि पैसों की जो ख़रीद फ़रोख्त है वो खाली परिंदों के लिए नहीं होती, परिंदों के ब्लड के हवाले से भी होती है। अब आपके पास जो बर्ड्स निकल रहे हैं, सवाल ये पैदा होता है कि हमारे पास अगर ब्रीडिंग आ रही है, चाहे वो फिंचेस हैं, कॉकटेल्स हैं, लव बर्ड्स हैं, या फिर आपके पास जावा है, कोई भी बर्ड अगर आपके पास ब्रीड कर रहा है और आपके पास ब्रीड आ रही है, तो उसकी ब्लड लाइन किस तरह से पहचाननी है कि वो किस तरह की ब्लड लाइन का है, या बाकी बच्चों से वो कितना डिफरेंट है, कितना उसका ब्लड स्ट्रॉन्ग है या वीक है। इस बात का अंदाज़ा कैसे लगाया जाता है, ये सारी बातें मैं आपको बताऊँगा इस वीडियो में। क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको इस बंदे का सेटअप दिखा रहा हूँ। इस बंदे के पास 2 बार फ्लड आ चुका है। ठीक है, फ्लड कौन सा वाला? रेनी फ्लड, यानी फ्लड भी, सैलाब भी आ रहा है और बारिश भी हो रही है, तूफ़ान भी आया हुआ है, यानी कि इसका सेटअप पूरा भीगा हुआ है। और यहाँ पर सर्दियों में बर्फ़ भी पड़ती है इसके सेटअप के ऊपर, ऊपर नीचे आसपास सब जगह इसके बर्फ़ ही बर्फ़ होती है, तब भी इसके पास ब्रीडिंग आ रही होती है। और जिसने मरना होता है उसको कोई बचा नहीं सकता, ये बात याद रखिएगा। अच्छा, अब आप देखें कि मैं आपको दिखाता हूँ इसमें कि कौन कौन से ब्लड लाइन इसने किस तरह से तैयार की हुई हैं। दिखाता हूँ आपके पास कैसे इसके पास बारिश भी हो रही है और ब्रीड भी आ रही है। पहले मैं आपको ये दिखा दूँ ज़रा सा। ये देखें, ये इसके पास फ्लड आया, इसका पूरा घर, यानी कि नीचे से 4 फुट 5 फुट जो है पानी भर गया। सही है, ये इसको फ्लड कहते हैं, सैलाब कह लें, सैलाबी रेला कह लें, कुछ भी कह लें। बारिश भी हो रही थी और इसके पास ये तूफ़ान के साथ साथ ये सारा का सारा सैलाब भी अंदर घर के दाखिल हो गया, पूरे इलाके में सब जगह पर। अब कहने को ये बहुत अच्छा रिहायशी इलाका है, बट आप हाल देख रहे हैं, ये इसके शेड का हाल है जहाँ पे इसने बर्ड्स वगैरह रखे हैं। ये देखें, यहाँ तक यानी कि डूबा हुआ ये। अब बेसिकली इसने क्या किए हैं कि इसके पिंजरे बड़े बड़े हाइट वाले हैं, क्योंकि इसको पता था कि यहाँ पे फ्लड वगैरह आते रहते हैं, तो इसने हाइट ही पिंजरे बनाए, यानी कि हाइट वाले बनाए। टॉल टॉल जिसको कहते हैं ना, टॉल केजेस, वो बनाया इसने। जैसे हमारे पास पोर्शंस होते हैं ना, वो नहीं, पोर्शन तो इसके पास भी थे, बट ऊपर से लेकर नीचे तक एक ही खाना था एक पोर्शन में। तो टॉल बनाया। टॉल बनाने का मकसद ये था कि अगर सैलाब आता है, 3 फुट 4 फुट पानी भर जाता है, तो एटलीस्ट बर्ड जो है ऊपर सर्वाइव कर सके, वरना अगर नीचे भी पोर्शन अलग होते, ऊपर अलग होते, तो नीचे वाले मर जाते। तो देखें कि इसके पास इतना पानी आया हुआ है, और अब इसके पास ब्लड लाइन कैसी है, क्या कर रही है, कितनी ब्रीड कर रही है, ये सारी बातें मैं आपको बताऊँगा इस वीडियो में। इसके बर्ड्स भी शो करवाएंगे कि कैसे बर्ड हैं इसके, किस तरह से इसने रखा हुआ है, और ये पहचानता कैसे है कौन सी ब्लड लाइन स्ट्रॉन्ग है, कौन सी नहीं है। अब जो इसके पास जितने भी बर्ड्स हैं ना, सारे स्ट्रॉन्ग ब्लड लाइन के। ज़ाहिर सी बात है, इतने बड़े तूफ़ान के बाद अगर इसके पास परिंदे बचे हुए हैं, तो इसका मतलब यही है कि वो अच्छी अच्छी ब्लड लाइन के हैं। अच्छा, मेरे पास कॉकटेल्स जो ब्रीड करते हैं, मैं आपको इसके बर्ड भी शो करवाऊँगा। पहले देख लें सारा इसका हाल क्या हुआ है, इसके घर का क्या मसले मसाइल चल रहे हैं बेचारे के। इतना इतना महंगे इलाके में घर है और इतना पैसे वाला बंदा है, बट देखें, कुदरती आफात जो है ना, उनको आप रोक नहीं सकते, ना पैसों से रोक सकते हैं, ना किसी और चीज़ से। ये देखें, सामने इसके केजेस नज़र आ रहे होंगे आपको, छोटे छोटे, जो इसने शो केजेस कहलाते हैं ना, शो क्लास केजेस जो होते हैं, यानी कि जब भी बर्ड्स के शोज़ वगैरह होते हैं तो इनमें डाला जाता है। ये देखें, पिक्चर्स लेने के लिए। कुछ तो ब्रीडिंग भी लग रहा है मुझे, इसने खाली कर दिए होंगे जब थोड़ा बहुत पानी भरने लगा होगा, उस टाइम इसने कुछ खाली भी कर दिए होंगे। तो ये देखें भाई, इसके पूरे पिंजरे डूबे हुए हैं। मुझे ऐसा लगता है जब 1 फुट पानी भरना शुरू हुआ होगा ना, तो इसको समझ आ गई होगी, इसने फिर परिंदे निकाल निकाल के शिफ्ट किए होंगे या कुछ ऐसा किया होगा, क्योंकि इसके बर्ड्स के जो केजेस हैं खाली नज़र आ रहे हैं। डूबे हुए तो हैं बट खाली हैं, ऊपर वाले भी। इसका मतलब ये है कि इसने बर्ड ट्रांसफ़र कर लिए थे। लेकिन इतनी हवाओं में, इतने हवाओं के थप्पड़ों में अगर कोई परिंदा बच रहा है और ठंड में अगर सर्वाइव कर रहा है, तो इसका मतलब है कि उसका जो ब्लड लाइन है बहुत स्ट्रॉन्ग है। अच्छा, अभी मैं आपको बताता हूँ कि स्ट्रॉन्ग ब्लड ख़रीदने की क्या पहचान है। देखें, कराची में आपके पास जो बर्ड सर्दियों में पैदा होता है ना, जैसे मेरे पास जो बर्ड नवंबर और दिसंबर में पैदा होते हैं, उन लोगों के पास जिनका सेटअप आउटडोर है, ठीक है, जिनका सेटअप आउटडोर है, और नवंबर और दिसंबर की जो ब्रीड है, नवंबर दिसंबर, ये जो ब्रीड होती है ना, ये जो बच्चे निकले हुए होते हैं, ये बहुत कीमती बच्चे होते हैं। इसीलिए मैं अपनी नवंबर और दिसंबर की ब्रीड कभी भी बेचता नहीं हूँ, कभी नहीं बेचता मैं। वो अपने लिए सेटअप जो बढ़ा रहा होता हूँ या नए पेयर जो तैयार कर रहा होता हूँ, वो उनमें से मैं चुन लेता हूँ। ठीक है, बहुत ही कम ऐसा हुआ है कि कभी किसी ने रिक्वेस्ट की है, कोई बहुत करीबी था तो मैंने दे दिए, वरना नवंबर और दिसंबर की ब्रीड मेरी आदत है, मैं किसी को भी नहीं देता, क्योंकि मेरा कॉकटेल का जो सेटअप है वो आउटडोर है, टेरेस में है, वो बहुत ठंड पड़ती है वहाँ पे,
जो बच्चा इतनी सर्दी में इतनी हवा के थप्पड़ों में अगर सर्वाइव कर रहा है तो वो आप सोच लें क्या चीज़ निकलेगा वो। एक वो बर्ड के बच्चे जो नवंबर और दिसंबर में निकलते हैं, और एक बर्ड का वो बच्चा जो जून के एंड में यानी जुलाई में जो बच्चे निकलते हैं मेरे पास। जुलाई के बच्चे, सिर्फ जून जुलाई के बच्चे और नवंबर दिसंबर के बच्चे, ये मैं किसी को भी नहीं देता क्योंकि मेरा सेटअप आउटडोर है। जिस तरह सर्दी तपा के पड़ती है ना, टपा के, उस तरह गर्मी भी टिका के पड़ती है। तो गर्मी का सर्वाइव किया हुआ बच्चा, जो बहुत हीट स्ट्रोक में जो बच्चा पैदा हो रहा हो और सर्वाइव कर रहा हो, वो बच्चा, और सर्दी का शदीद ठंड वाला बच्चा, ये दोनों बच्चे ही बहुत सख्त जान होते हैं। ये गर्मी और सर्दी हर मौसम की हर शिद्दत बर्दाश्त कर लेते हैं। कुछ लोगों का सोचना ये है कि जो बच्चा सर्दियों में पैदा हुआ है वो गर्मी बर्दाश्त नहीं कर सकता, जबकि ये बात बिल्कुल गलत है भाई। ऐसा कुछ भी नहीं होता, ऐसी कोई चीज़ ही नहीं है कि आप समझ रहे हैं। क्योंकि पाकिस्तान में टेम्परेचर हर महीने डिफरेंट हो रहा होता है। यानी कि अगर इस पिछले महीने बहुत ज़्यादा सर्दी थी तो अब अगले महीने सर्दी कम होना शुरू हो गई। एक जैसा टेम्परेचर रहता ही नहीं है। ये तो उन बर्ड के लिए कहा जाता है कि आप साइबेरिया से कोई बर्ड लेके आ रहे हैं, वो रहा ही वहाँ है, उसको 4 साल हो चुके थे वहाँ पे, सर्दी के आदी हो चुका है वो, अब उसको अपना बॉडी का टेम्परेचर मैनेज करना आ गया है सर्दी के हिसाब से। अब आप साइबेरिया से उसको कराची मंगवा रहे हैं, तो कराची में तो बहुत गर्मी होती है, तो वो बर्ड जो है वो सर्वाइव ही नहीं करेगा, मर जाएगा या खाना पीना छोड़ देगा या उसको मोशन लग जाएंगे, बीमार हो जाएगा। तो वो उन बर्ड की बात होती है। यहाँ कराची में कोई बर्ड ये मत समझे कि जो सर्दियों में पैदा हो रहा है वो गर्मियों में मर जाएगा, या जो गर्मियों में पैदा हो रहा है वो सर्दी बर्दाश्त नहीं कर सकता। ऐसा कुछ भी नहीं है। सिर्फ मकसद क्या होता है, जो बच्चा कड़ाके वाली ठंड में पैदा हुआ है ना, उसकी बॉडी में मौसम की सख्ती बर्दाश्त करने की सलाहियत होती है, मौसम की सख्ती बर्दाश्त करने की सलाहियत होती है। और इसी तरह जो गर्मियों में बच्चा जो है वो मौसम की सख्ती झेल रहा है, तो इसका ये मतलब है कि वो सर्दियों में भी सख्ती झेल सकता है। बॉडी बेसिकली सिर्फ आइडियोलॉजी क्या होती है कि कोई ऐसी बॉडी जिसने एक्सट्रीम वेदर फेस किया हो, उसको अच्छी ब्लड लाइन मानी जाती है। ब्लड कभी भी ऐसा नहीं होता कि आपने परिंदे का ब्लड इंजेक्शन से निकाल के हाथ में पकड़ लिया और चेक किया कि ये स्ट्रांग है या नहीं है, या कोई उसका डीएनए भी नहीं बन सकता। याद करें, किसी भी डीएनए में, याद रखें, किसी भी डीएनए में, किसी भी मेडिकल रिपोर्ट में ब्लड लाइन आपकी जो है ना आइडेंटिफाई नहीं होती कि ये स्ट्रॉन्ग ब्लड था या वीक ब्लड था। याद रखिएगा, वो स्ट्रॉन्ग ब्लड और वीक ब्लड अगर वो बता रहे हैं तो वो किसी बैक्टीरियल इन्फेक्शन के हवाले से बता रहे होंगे। बट जेनेटिकली बर्ड का ब्लड स्ट्रॉन्ग है या वीक है, ये एक समझ लें कि परसेप्शन होता है ब्रीडर का। ठीक है, मेरा बर्ड का ब्लड स्ट्रॉन्ग है या वीक है, ये सिर्फ परसेप्शन है, ये मेरी सोच है। ठीक है, मुझे जो चीज़ लगती है कि मेरा ये वाला बर्ड बहुत तेज़ है, या ये वाला बर्ड ऐसा है जो सख्ती झेल लेता है बहुत अच्छे, यानी कि बहुत ख़राब वेदर में भी अच्छी परफॉर्मेंस आती है, तो वो बात मुझे पता है, वो कोई और आइडेंटिफाई नहीं कर सकता। और मुझे कैसे पता है, क्योंकि मिसाल के तौर पे मैंने एक बर्ड को रखा है, उसको देखा है, उससे ब्रीड ली है, गर्मी में भी ब्रीड ली है, सर्दी में भी ब्रीड ली है, तो अब मुझे पता है कि भाई वो बर्ड क्या चीज़ है, उसकी क्वालिटीज़ क्या हैं। अब वो क्वालिटीज़ किसी भी मेडिकल रिपोर्ट में या किसी भी हॉस्पिटल की रिपोर्ट में या किसी डीएनए की रिपोर्ट में नहीं आ सकती, क्योंकि वो तो, जिस तरह मैं आपको बोलूँ कि ऑपरेशन से पहले आपने जो है वो मौसम्मी का जूस पिया था या किन्नू का जूस पिया था, वो किसी मेडिकल रिपोर्ट में नहीं आ सकता कि इसने मौसम्मी का जूस पिया था या किन्नू का जूस पिया था। वो बात तो आपको पता है ना, आपका ब्लड टेस्ट वगैरह हो सकता है। हाँ, पोस्टमार्टम हो गया अगर आपका तो फिर जो है ना शायद पता चल जाए, फिर शायद पता चल जाए आपका, अगर अल्लाह ना करे किसी का पोस्टमार्टम हो यार। टाइम भी ऐसा, और ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। वैसे मैं आपको मिसाल देने के लिए समझा रहा हूँ कि इस तरीके से होता है। ये कुछ क्वालिटीज़ बर्ड की ऐसी होती हैं जो बर्ड के ओनर को पता होता है। इसीलिए जब आप बर्ड लेने जाते हैं ना, कभी भी, ज़्यादातर लोगों को धोखा इसलिए होता है, अक्सर जो ख़राब चीज़ ले आते हैं ना, वो इसलिए ले आते हैं कि उनको वहाँ तो पता नहीं चलता कि बर्ड सही है या ख़राब है। दिखने में फ़िज़िकल अपीयरेंस उसकी बिल्कुल सही होती है, बट ब्रीडर को पता होता है कि मैं कौन सी चीज़ कब कहाँ से क्यों निकाल रहा हूँ। ब्रीडर को ये बात बहुत अच्छे से पता होती है कि मेरा फ़लाना ब्लड जो है वो सही नहीं है, या मेरी फ़लानी चीज़ जो है वो अंडों पे सही से नहीं बैठती, या अंडे ख़राब कर रही है, या मेल जो है वो डंडी पे क्रॉस कर रहा है। ये सारी चीज़ें जो हैं ये ओनर को पता होती हैं। उसके जो फर्स्ट ओनर होता है, जो पहला जो जिसने रखा हुआ होता है, उसको इस सारी बातों का इल्म होता है। और जब आपको वो चीज़ बेच देता है, उसके बाद जो है आपको पता ही नहीं चलता। जब आप ले जाते हैं, ले के जाने के बाद जब आप घर पे ले आते हैं, आपको 1 साल गुजार लेते हैं उस चीज़ में, फिर आपको आइडेंटिफाई होता है, अरे यार ये तो डंडी पे क्रॉस कर रहा है, या फिर मिसाल के तौर पे यार ये तो अंडे दे के बैठते ही नहीं है, तो बाहर घूमते रहते हैं। फिर आपको पता चलता है कि भाई इसमें ये प्रॉब्लम है। अब उसके बाद ये सोचना कि शायद ओनर को ये बात पता थी, उसने बेवकूफ़ बनाया है या नहीं बनाया, ये जो है ना गुमान फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है लगाना। हो सकता है उसको ना पता हो, ये भी हो सकता है कि उसने बेचारे ने जेन्युइन बर्ड आपको दिया हो, बट बाद में ये प्रॉब्लम हो गई हो।
लेकिन ज़्यादातर तो मैंने तो ये देखा है कि जितने भी ब्रीडर्स होते हैं ना, वो जो चीज़ बेच रहे होते हैं ना, वो चीज़ बिल्कुल डिफरेंट होती है, और जो चीज़ उनके पास खुद अपने पास रख रहे होते हैं वो चीज़ बिल्कुल अलग होती है। इसीलिए बर्ड्स की हॉबी में अच्छे बर्ड ढूंढना बड़ा मुश्किल हो जाता है। अभी लास्ट टाइम मैं लालू खेत मार्केट गया था, मुझे कुछ ख़रीदना भी था वहाँ से। तो कुछ बजीज़ हैं मेरे पास, ब्रीड कर रहे हैं, बट ब्लड चेंज करना था, तो सोचा बाहर से कुछ बजीज़ भी ले लूँगा। आप यकीन नहीं करेंगे, इतने ख़राब, इतने बेकार दाने आए हुए थे वहाँ पे। मतलब रश तो बहुत था मार्केट में, माल भी बहुत था, लेकिन यार वो चीज़ नहीं मिल रही थी जो 2012 में परिंदे आते थे ना, 2012 में, 2014, मुझे अच्छे से याद है 2014 तक भी बहुत अच्छे बर्ड्स आते थे मार्केट में। लोग यानी कि जेनुइनली चीज़ें लाते थे। उस टाइम भी ख़राब और अच्छी चीज़ हर वक्त आ सकती है मार्केट में। जिस तरह ख़राब चीज़ आ सकती है मार्केट में, अच्छी चीज़ भी आ सकती है उसी तरह। तो अच्छे बर्ड्स भी मिल जाते हैं, लेकिन ये कि अभी लास्ट टाइम जो मैं गया था ना, मुझे मतलब बहुत फ़िक्र हो रही थी। लोग ख़राब चीज़ों पे टूट पड़ रहे थे, यानी कि जो चीज़ पीस मुझे ख़राब नज़र आ रहे थे, लोग उनको ख़रीदने के लिए भाई पीछे पीछे भाग रहे थे। तो मैंने सोचा यार देखें कितनी यानी कि अवेयरनेस जो है वो, उसकी कितनी कमी है। या ये कह लें कि किसी का रोज़गार भी लिखा होता है। हम तो किसी के काम में जो है ना छेड़ाछाड़ी नहीं करते। बहुत सारे मैंने खुद देखा सामने, मेरे सामने 4 8 10 बर्ड्स के सौदे हुए जो कि एक्सपेंसिव थे, और उनमें कोई ना कोई मुझे नुक्स नज़र आया। लेकिन अब किसी के सौदे के बीच में जाके आप तो नहीं बोल सकते ना ये ख़राब है मत लो इससे। ये बात तो ठीक नहीं होती ना। इस तरह तो फिर अगला ये देखें, ये अल्लाह का मामला है, उन दोनों का मामला है। एक बंदा जिसको अवेयरनेस ले ही नहीं रहा ख़रीदने से पहले, उस बंदे के साथ होना भी यही चाहिए। मैं तो ये समझता हूँ, अगर आप मेरी वीडियोस को इग्नोर कर देते हैं, नहीं आपको समझ में आती, या आप बीच में आगे आगे कर के देखते रहते हैं, तो ऐसे बंदे के साथ ऐसा ही होना चाहिए कि जब तक वो खुद ख़राब चीज़ नहीं लेगा, जब तक प्रॉब्लम फेस नहीं करेगा ना, उसको यकीन नहीं आएगा। जो बातें मैं करता हूँ, बहुत सारे लोग हैं मुझे बहुत दुआएं देते हैं। आप मेरे कमेंट्स खोल के देख लें, सब हर वीडियो में टोटली पॉजिटिव कमेंट्स, क्योंकि ये है ही चैनल बर्ड्स का, तो बर्ड्स के चैनल पे और फालतू बात हो नहीं सकती। और तीसरी बात ये कि बहुत कम लोग होते हैं जो बात सुनते नहीं हैं, पूरी वीडियो जो है ना इग्नोर कर देते हैं। देखते ज़रूर हैं, देखते तो सारे ही हैं मेरी वीडियोस, लेकिन 5 6 मिनट देखी उसके बाद हटा दी। अब उनको ये नहीं पता चलता कि कब इस बंदे ने कौन सी काम की बात कही है, क्योंकि ये तो मुझे भी नहीं पता होता। जब मैं रैंडमली बोलना शुरू करता हूँ ना, माइक उठा के, मैंने माइक पकड़ा हुआ होता है हाथ में, उसके बाद फिर मुझे नहीं पता चलता कि मैं कहाँ पे काम की बात कर रहा हूँ। तो वो कभी कभार शुरू में भी कर रहा होता हूँ, बीच में भी कर रहा होता हूँ। वैसे तो मैं हर पूरी वीडियो में एंड तक ही काम की बात कर रहा होता हूँ। मकसद कहने का ये है कि थोड़ा सा सब्र रखा करें, देखा करें, बात को सुने समझें बात किस हवाले से हो रही है, फिर इससे आपको फ़ायदा होगा। मुझे तो व्यू उसी वक्त मिल जाता है, अगर आप 2 मिनट की देखेंगे तब भी मेरे पास व्यू आ जाएगा, पैसे मेरे उस टाइम पूरे हो जाते हैं। तो आप इन चीज़ों से बेफिक्र रहें। तो आई होप कि मेरी वीडियोस आपको अच्छी लगती होंगी। अगर आपको अच्छी लगती हैं तो यार लाइक कर दिया करो, अप्रिसिएशन फील होती है ना, अच्छा लगता है बंदे को, यार मैं एक चीज़ बनाता हूँ, लोग पसंद करते हैं, प्यार करते हैं, खुशी होती है। 4 दिन की ज़िंदगी है, क्या यार आप लोग मतलब इसमें भी जो है ना नुक्ता चीनी करके कीड़े निकाल के जाएंगे। आई होप कि मेरी वीडियोस आपको अच्छी लगती होंगी। अगर अच्छी लगती है तो लाइक कर दिया करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, कोई इतनी बड़ी मौत नहीं आ जाएगी, कोई आफत नहीं आ जाएगी, सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। और बाकी फिर मिलते हैं इंशाल्लाह। और कोई बात बुरी लगी हो तो सॉरी। अल्लाह हाफ़िज़।